अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। और जनाब, आज सुबह के साथ ही ऐसा लगा कि लाहौर में ठंड आ चुकी है, सर्दी बढ़ चुकी है। बाहर का जब मंजर देखा खिड़की से, पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, मेरा अलार्म वक्त से पहले बज गया, क्योंकि रोशनी नज़र ही नहीं आई, रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं दी। और जब कर्टन्स हटाए तो देखा बाहर धुंध छाई हुई थी। और अब जो है दिसंबर जनवरी, जो ऑब्वियसली पंजाब में इन एरियाज़ में जो ठंड है वो अपने पीक पर रहती है, तो बहुत सारा अपना ख़ासकर बच्चों का ख्याल रखें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह ऑब्वियसली बढ़ जाता है इस सीज़न के साथ ही, और ठंडी चीज़ों से इज्तनाब करें क्योंकि वायरस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। बहरहाल व्हाट अ वीकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्या शानदार वीकेंड रहा, सब लोगों की नज़रें थी कल के होने वाले फुटबॉल मैच पर, वर्ल्ड कप पर, जिसकी ट्रॉफी जो नाम रहा अर्जेंटीना के। एंड व्हाट अ मैच। ऐसा लग रहा था कि मेसी वर्सेस एम्बापे ही हैं। और अब बहुत ही ड्रामाई अंदाज में मैच का आगाज भी हुआ, आगे भी बहुत हमें ड्रामा देखने को मिला इस पूरे फाइनल वर्ल्ड कप में। बहुत ही शानदार खेल रहा आई गेस। और आफ्टर 36 ईयर्स, 36 बरस के बाद अर्जेंटीना ने ट्रॉफी अपने नाम की। पहली बार अर्जेंटीना ने 1978 में एंड देन 1986 में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। और शानदार परफॉर्मेंस रही मेसी की भी, एम्बापे की भी। और इस पर बहरहाल प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से तस्करा करेंगे। कल के मैच की जो जीत रही, जो फाइनल पर कराची में लयारी में भी खूब जश्न देखा गया, वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश दिखाई दी अर्जेंटीना की इस जीत पर। डिटेल में डिस्कशन होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं प्रोग्राम में ऑन टॉप स्टोरीज। सियासी बयानात में पेशावरी चप्पल की चाप, कप्तान की सियासी चाल उल्टी पड़ने के इम्कानात बढ़ गए। परवेज इलाही के बाद महमूद खान भी चेयरमैन के इकदामात से खाइफ। महंगाई का तूफान, डॉलर और सोने की उड़ान, सियासी चालों में फंस गई मुल्की मईशत। हालात बेहतर होने के कितने इम्कानात हैं? कराची की पिच का फायदा समेटते रहे बेन स्टोक्स, क्या दूसरी इनिंग्स में बरकरार रख पाएंगे शाहीन बर्तरी? गर्म हलवे, तली हुई मछलियां, यखनी और सूप के प्याले सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं? तड़के और मसाले। इसके अलावा खवातीन बाइकर्स के मसाइल, तारीख के झरोकों से भी अहम खबरें होंगी आज न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। इन डिटेल डिस्कशन करेंगे इन प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे ऑब्वियसली जो हमारी आज की सबसे बड़ी अहम खबर है। मुल्की सियासत में जो एक भौचाल की कैफियत है, आए दिन किसी न किसी सियासतदान की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इल्जामात तराशी का सिलसिला है, जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, एतमाद का फुकदान है, सवालात के बादल हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कमी नहीं आ रही है। और ये कहना नाजरीन बेजा ना होगा कि जो दिसंबर की सर्द शामों में पाकिस्तान की सियासत का जो सूरज है वो सवा नेज़े पर इस वक्त आ गया है। अच्छा, इमरान खान साहब ने हफ्ते को जो खिताब किया हम तमाम लोगों ने देखा, और अपने खिताब में उन्होंने असेंबलियों की तहलील के लिए जो तारीख का ऐलान किया है, इस हवाले से खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो मजीद क्या कह रहे हैं, पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियां 4 दिन बाद यानी कि 23 दिसंबर की तारीख दे दी है। 23 दिसंबर को खान साहब कह रहे हैं कि वो असेंबलियां तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे। उम्मीद है कि वो हुकूमत को आम इंतखाबात करवाने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो अभी इस पर दिखाई नहीं दे रही कि वो डिसीजन ले रही है। अहम मीटिंग भी हमने देखा कि पीएम साहब की हुई जरदारी के साथ, लेकिन इन खान साहब के ऐलान के बाद ही सवालात और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस पूरी सिचुएशन में सवाल यह है कि इमरान खान ने तकरीर से पहले ही असेंबलियां तहलील क्यों नहीं की,
और असम्बलियों की तहलील से कबल जुलाई से जारी जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास है वो ख़त्म क्यों किया? फिर पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म करने की क्या वजूहात थी? इमरान खान साहब ने क्या ये ऐलान महज अब फेस सेविंग के लिए किया है? ये भी खबरें हो रही हैं। और इमरान खान साहब का असम्बलियां तोड़ने के लिए एक हफ्ते का जो वक्त सामने आया है उससे ये बात वाज़े हो चुकी है कि जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके जो साथी हैं, वो उन्हें जल्दी ना करने का मशवरा दे रहे हैं और असम्बलियां तहलील ना करने पर कुछ मज़ाहमत भी पहले दिन से ही हमने देखा है कि सामने आ रही है। लिहाजा इमरान खान साहब उनके इन तमाम लोगों के उनके जो करीबी लोग हैं उनके मशवरे को कम से कम एक हफ्ते के लिए मान चुके हैं, तभी एक हफ्ते का थोड़ा सा वक्त दिया गया है। दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाकर इनको असम्बलियां तहलील करने से रोकने की कोशिश ज़रूर करेगी और वफाकी सतह पर भी कोशिश होगी कि इंतखाबात में जितनी ताख़ीर मुमकिन हो वो की जाए। इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा को तनकीद का निशाना क्यों बनाया? हालांकि ये जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं जिनके बारे में मुतअद्दिद बार चौधरी परवेज इलाही साहब भी मुख्तलिफ बयानात दे चुके हैं। अच्छा, इन्हीं खदशात के पेश नज़र अब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान साहब के जो पसंदीदा तरीन सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यू दी है। परवेज इलाही साहब का जो ये रिसेंट इंटरव्यू है ये खासा चर्चा में दिखाई दे रहा है। खुलेआम अगर ये कहा जाए कि परवेज इलाही खान साहब के जो उन्होंने फ़ौज के बारे में या आर्मी चीफ के बारे में जो माजी में बयानात देते रहे उसके बारे में परवेज इलाही साहब पहली मरतबा खुलकर सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जहां पर परवेज इलाही का खुलकर बयान सामने आ रहा है वहीं पर जो खान साहब के जो खिलाड़ी हैं वो भी अब खुलकर तनकीद कर रही हैं और परवेज इलाही के इस इंटरव्यू के ऑन एयर होने से कबल ही तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान ने अपने बहुत ही अहम इत्तेहादी के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया था। शायद वो भांप चुके थे कि परवेज इलाही साहब का जो टिल्ट है वो किस जानिब हो रहा है और अब ताना दिया जा रहा है परवेज इलाही के हवाले से कि उनकी हैसियत इमरान खान की पेशावरी चप्पल के बराबर नहीं है। फवाद चौधरी का खासकर इस हवाले से क्या कहना है, देखिए। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने जनरल बाजवा का मज़ीद कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन शुनीद है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना इंतहाई अहम इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है तो उसमें इमरान खान के थोड़े से उन्होंने तनकीद किया है। तो क्या हम समझते हैं कि अभी भी इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही में जनरल बाजवा को लेकर इख्तलाफ पैदा हो सकता है? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक अपनी पार्टी है, वो एक पॉलिटिशियन है, वो अपने व्यूज़ रखेंगे। जहाँ तक इमरान खान से उनका ताल्लुक है वो इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक है और उन्होंने अब तक हर वो काम किया है जिसका इमरान खान ने फैसला किया। राय उन्होंने भरपूर दी है, फैसला उन्होंने इमरान खान का माना है। कल से मरियम औरंगजेब फिर फलाना इनके चेहरे देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, यूँ लगता है कि जैसे खून ही खत्म हो गया है जिस्म से। अगर आपके पास वोट नहीं है आप जाके चने बेचें। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जब असेंबली तहलील करने के हवाले से या तोड़ने के हवाले से मुसलसल गुफ्तगू हो रही थी, तारीख तो के नहीं दी गई थी, तो हमने देखा कि जो उनके करीबी लोग हैं और वो थोड़ा सा रिजिस्ट कर रहे थे। लोग चाहते थे कि असेंबलियां डिसॉल्व, खान साहब असेंबलियां ना तोड़े। अब परवेज इलाही साहब पर जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस का इजहार इससे पहले किया जा रहा था, शेख रशीद इंक्लूडिंग बहुत सारे लोगों की जो स्टेटमेंट सामने आई कि परवेज रशीद बिल्कुल खान साहब के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल टाइम में उनके साथ ही रहेंगे और ये परवेज इलाही की सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खान साहब के फैसले के साथ ही खड़े हों। लेकिन जो अब ये रिसेंट परवेज इलाही जनाब की जो हमने इंटरव्यू देखा है और इस इंटरव्यू में खुलेआम परवेज इलाही जो तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और जो फौज है या जो इदारे हैं उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए और मुझे बहुत बुरा लगा कि किस तरह से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर तनकीद की गई खान साहब की जानिब से, पीटीआई की जानिब से, तो खुलकर उन्होंने इजहार ख्याल किया है और फिर पीटीआई की जानिब से भी बैकलैश का सामना करना पड़ा है इस वक्त परवेज इलाही को। सो इनसाइड स्टोरी क्या है, तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार एंकर पर्सन फरीद रईस। फरीद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। खान साहब तारीख दे चुके हैं 23 दिसंबर की असेंबलियां तोड़ने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो रहनुमा है, वो परवेज इलाही पर उससे पहले ही तनकीद कर रही है और परवेज इलाही साहब का खुलकर इजहार ख्याल करना कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे मंजरनामे में इस वक्त? वो इसी बात के ऊपर है, परवेज इलाही जो है लाइमलाइट में आ चुके हैं
और अगर ये कहा जाए कि दिल पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे तो बिल्कुल दुरुस्त न होगा। अब से कुछ दिनों बाद आप ये भी सुनेंगी इमरान खान साहब कहेंगे कि परवेज इलाही को सीएम, वो इसी बात के ऊपर है। परवेज इलाही जो है लाइमलाइट में आ चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे तो बिल्कुल दुरुस्त ना होगा। अब से कुछ दिनों बाद आप ये भी सुनेंगी इमरान खान साहब कहेंगे कि परवेज इलाही को सीएम पंजाब लगाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और इस गलती का जो इल्जाम है वो जनरल बाजवा के सर थोपेंगे, जैसे वो और दीगर बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी बातों का इल्जाम जो है वो इस वक्त जनरल बाजवा के सर थोप रहे हैं। यकीनी तौर के ऊपर एक बात बड़ी जहन में रखने वाली बात है, अगर आप चौधरी की बात अगर करें, एक अरसा दराज से अगर आप देखें तो परवेज मुशर्रफ साहब से उनके ताल्लुकात, बल्कि उससे पहले से भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े बहुत गहरे और बहुत ही ज्यादा मजबूत उनके ताल्लुकात हैं। और हमेशा से चौधरी बरादरान के मामलात अगर आप इस ताल्लुक को देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ताल्लुक मुबर्रा हो गया या वो ताल्लुक वीक हो गया। इमरान खान साहब भी इस बारे में इस बात को जानते थे और आज वो यकीनन सोच रहे होंगे भाई मैंने ऐसा क्यों किया कि परवेज इलाही को मैंने आज सीएम पंजाब लगा दिया। देखें, एक बात बड़ी तय है कि जिस चीज के ऊपर खान साहब बार बार अपनी हर गलती का एक तरफ तो वो गलती का एतराफ भी करते हैं, वो यू-टर्न्स भी लेते हैं, फिर इस वक्त उन्होंने उनकी जमात की जो तोपों का जो सारा रुख है वो इस वक्त जो है वो जनरल बाजवा साहब के ऊपर है। यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त इमरान खान का 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने वाला बयान, भाई अगर आपने असेंबलियां तोड़नी थी असेंबली आप पहले तोड़ते, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं मैं प्लेयर हूं, और वो प्लेइंग स्ट्रैटेजी अपनी जो है वो बार बार अपनी सियासत के अंदर भी लगाते हैं। एक ऐसा ऐलान जो कि पंजाब की असेंबलियां तोड़ने के हवाले से, पीटीआई की असेंबली तोड़ने के हवाले से वो कर सकते थे, देन एंड देयर डिसाइड कर सकते थे। भाई इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। आपने एक दिन जलसा किया, आपने पावर शो का ऐलान किया, आपने लिबर्टी में जो है वो, और आपने कहा अब मैं 23 दिसंबर को तोड़ूंगा मैं। अच्छा, उससे पहले ये जितनी भी सियासी हलचल, जितने भी मामलात हैं, खान साहब को क्या इस बारे में इदराक नहीं था कि परवेज इलाही के क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? नैपियां तब्दील करने वाला जो बयान था परवेज इलाही का, वो लोगों से या खान साहब से ढका छुपा था। अब खान साहब ये ना कहें कि मुझे तो इल्म ही नहीं था कि परवेज इलाही क्या बात कर रहे थे, मुझे तो था कि परवेज इलाही चाह क्या रहे थे। भाई वो जो चाह रहे हैं वो आपके सामने है इस वक्त। तो इस सूरत हाल के अंदर एक चीज आप बहुत जहन में रखिएगा कि इस वक्त लाहौर जो है वो सियासी जो गहमा गहमी है या जो सियासी दर्जा हरारत है उसका महवर और मरकज बना हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज उनकी चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है, आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ की आपस में मुलाकात हुई है। तो यकीनी तौर के ऊपर कहीं आसिफ अली जरदारी साहब अहम मुलाकातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। फरीद, जो परवेज इलाही साहब का जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ, चूंकि बहुत चर्चा में है, पॉलिटिकली कितना बेहतर आपको उनका स्टांस लग रहा है? आपको लग रहा है कि प्रॉपर हिकमत अमली के साथ कुछ आने वाले दिनों में कुछ और इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, या आपको लग रहा है कि ये डैमेज करेगा उनको? देखें, अब अगर मामलात खान साहब जिसे कहते हैं ना, जिस चीज को खान साहब अगर आप जहन रखें इस चीज को, वो जो नई आपकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो नई रजीम आई है, बार बार वो उनको खुदा का वास्ता भी दे रहे हैं कि देखें खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, कुछ आप भी सोचें यानी वो ये चाह रहे हैं इस चीज के अंदर कि उनको रेस्क्यू किया जाए, बचाया जाए। जो चीज उनको, जो पहले वो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, आज वो न्यूट्रल रहने को जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, न्यूट्रल ना रहा जाए, आए बचाने को आए। मजबूरी तौर के ऊपर अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल को आप देखें, मुल्क की माशी सूरत हाल को देखें, एक बात बहुत जहन में रखने की है नबी, माशी जो आपका अदम इस्तेहकाम इस वक्त है वो रास्त लिंक कर रहा है आपका सियासी अदम इस्तेहकाम से। खान साहब तो उठ खड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि निजाम को गिरा दें, उनका तो मकसद ये है वो उनकी। लेकिन अगर कोई सवाल पूछे उनसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या उनके माइंड में कोई प्लानिंग है, या क्या उन्होंने सोच रखा है कि चलें आज असेंबलियां तहलील होती हैं, 3 माह बाद अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं, क्या उनके पास कोई प्लान है मुल्क की मईशत को बचाने के लिए? क्या उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है? क्या उनके पास लोग हैं? क्या उनके पास माशी टीम है? क्या उनके पास ऐसी कोई कारकर्दगी दिखाने वाले लोग हैं जो मुल्क की मईशत को संभाल सके? इस वक्त निजाम गिराना मकसद नहीं है, लेकिन
साहब का मकसद निजाम गिराना है। खान साहब का मकसद ये नहीं है। खान साहब को वो जो एक बात है ना कि वो जिसे कहते हैं ख्वाजा आसिफ की एक बात अगर आपने देखी तो उनको एक डर इस बात का है खान साहब को कि उनका जादू जो है वो उसका असर खत्म ना हो जाए, जो उनकी पॉपुलैरिटी, जो उनका पॉपुलस वोट, जो वो समझते हैं खान साहब कि उनका पॉपुलस वोट है। मैं समझता हूं खान साहब इस वक्त एक मकसद के ऊपर है, वो कहते हैं निजाम गिरा दो, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। लेकिन अगर आप मुल्क की बात करें मजमूई तौर के ऊपर देखें, मुल्क की मईशत इस काबिल इस वक्त नहीं है कि आप इस वक्त किसी हुकूमत को गिरा दें, असम्बलियां तहलील कर दें, एक केयर टेकर काम ले आए, 90 दिन के अंदर वो केयर टेकर इंतखाबात कराएं। आप ये जानिए, आप ये देखें कि अगर ये सारी सूरत हाल होती है आपकी इकॉनमी कहां जाएगी। मैं समझता हूं पीएम इस वक्त बैठी है आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, ये सर जोड़ के इसीलिए बैठे हैं कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिसमें खान साहब ने अगर ये बात कही है असम्बलियां तोड़ने वाली, तो फिर इसको काउंटर कैसे किया जाए। परवेज इलाही साहब का रेजिग्नेशन के हवाले से बात हो रही है कि परवेज इलाही की रेजिग्नेशन, लेकिन एक बात अगर आप जहन में रखें, परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज कहा कि अभी 23 दिसंबर दूर है, यानी दिल्ली दूरस्थ, अभी बहुत टाइम बाकी है, वक्त अभी, पिक्चर अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है। ये सारे के सारे सियासी मोहरे आगे पीछे हो रहे। खान साहब की जो हिकमत अमली है, जो उनकी सोच है वो आपके और हमारे सामने, वो चाहते हैं निजाम गिर जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए और फिर मैं अगर आ जाऊं तो फिर मैं वजीर आजम बन जाऊं, लेकिन मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। नबी अच्छा ठीक है फरीद, जिस तरह से आपने भी एक बहुत ही अहम पॉइंट उठाया है, खान साहब के सपोर्टर्स आपको लगता है ये समझ पा रहे हैं? आपने बोला कि खान साहब निज़ाम गिराना चाहते हैं, कोई मुआशी हिकमत अमली तो उनके पास ऐसा अच्छा मुआशी प्लान है नहीं जो वो अब तक आवाम के साथ शेयर कर सके। अच्छा, इस पूरे तरह मामले में अभी CPNE के वक्त से मुलाकात में इमरान खान साहब की जो रिसेंट एक और स्टेटमेंट है कि इंतखाबात करवाना न्यूट्रल्स का इम्तहान है, तो फिर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो फिर क्यों इमरान खान साहब उसे सियासत में घसीट रहे हैं? अब क्या एक्सपेक्टेशन है खान साहब को? जहाजा खान साहब की सपोर्टर्स की आपने बात की है, दे डोंट केयर, उनको इस बारे में वो इस बारे में नहीं जानते। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं जनाब आज हुकूमत अगर खत्म हो जाएगी, नए इंतखाबात हो जाएंगे, मसाइल का हल है। भाई मसले का हल ये नहीं है, ये मसले का हल नहीं है, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं। मैं आज मैं अपना जो मेरा तज्जिया, जो मेरा अपना ओपिनियन, जो हालात है, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज है, उसके अंदर ये तोड़ना आपकी मसले का हल नहीं है। कोई इस सवाल को कोई तो उठाए, कोई बात करे, कोई उनसे पूछे तो सही कि आपके पास स्ट्रेटजी क्या है। और दूसरी बात ये कि आपने जो बात इस वक्त कही है न्यूट्रल्स, देखें जब वो समझते हैं कि उनके हक में बेहतर है, या उनको जिस वक्त हुकूमत में थे और जब ये सारे मामला चल रहे थे तब वो न्यूट्रल्स के हवाले से बड़े बड़े भाषण देते थे कि जनाब न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल रहना चाहिए, न्यूट्रल तो जानवर होता है, फलाना ढिमाका, वो तमाम बातों को उस वक्त कर रहे थे। लेकिन आप उसके बाद अब देख लें तो अब वो चाहते हैं उनकी मदद की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। जब वो चाह रहे हैं इस वक्त उनका साथ दिया जाए, क्योंकि पैम्परिंग की बहुत ज्यादा उनको आदत है। खान साहब को जो मामलात रहे, जो उनको सपोर्ट रही है, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट रही है उनको, लेकिन वो अनप्रेसिडेंटेड सब वो आदत जब हट गई, जब वो सपोर्ट हट गई, तो आज वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए। भाई 75 सालों के अंदर अगर बात हो रही है, अगर एक नैरेटिव आ गया है, अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो लेट देम बी पॉलिटिकल। आप उनको सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? आप उनको क्यों कह रहे हैं बार बार? यही तो वो गलती है, यही तो वो सारी आपकी कोताही है। जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप अगर वो ये समझती है कि वो पॉपुलर है, तो भाई अगर आप इतने पॉपुलर हैं, अगर इमरान खान ये समझते हैं कि वो आज इलेक्शन हो तो वो मुल्क के 2/3 अक्सरियत देने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर वो बार बार क्यों नहीं आने वाली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को वो घसीट रहे हैं? वो बार बार उनको क्यों कह रहे हैं कि जनाब आप न्यूट्रल का जो है वो अपने उससे निकल आए या वो अपना किरदार अदा करें? देखें, अगर आप इसी तरीके से घसीट को रहेंगे, इसी तरीके से सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को आप लाते रहेंगे, तो फिर ऐसे मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। फिर वो गलतियां दोहराएंगे इमरान खान साहब जो पहले वो कर चुके हैं, या वो कहते हैं पहले मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था, नया आपके इख्तियार में नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी के जो मामला थे वो आपके इख्तियार में नहीं थे, नहीं कुछ आपके इख्तियार में नहीं था, इतने बेकार थे। और उसकी वजूहात भी फिर उन्होंने बता दी कि वो वजूहात क्या थी। सो मैं समझता हूं कि इस वक्त खान साहब को अगर कोई मशवरा देने वाला हो दुरुस्त अंदाज में, उनको मशवरा दिया जाए कि खान साहब इंतजार कर लें, थोड़ा वक्त अभी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 8 माह आपके पास पड़े हैं,
दिसंबर अपने इख्तिताम के ऊपर है। अगले अगर बिल्कुल दिसंबर अपने इख्तिताम पर है, चूंकि दिसंबर में वैसे तो ठंड आ चुकी है, लेकिन जो सियासी पारा है फरीद वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई ही दे रहा है। और जो मोनिस इलाही हैं वो भी ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में बिटवीन खान साहब और परवेज इलाही के बीच में। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और चौधरी शुजात हुसैन है, उनके दरमियान भी जो राब्ते हैं उनमें तेजी आ चुकी है। देखना यह है कि आने वाला महीना या जो टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट होता दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ है इसके साथ ब्रेक का। फरीद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की। तो नाजरीन, बज़ाहिर जो सूरत हाल है ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुआशी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिनको काटने के लिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मुआशी पॉलिसियाँ इख्तियार करने की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हमारे मुल्की सियासतदान हैं उनकी तरजीहात में मुआशी पॉलिसियाँ दुरुस्त करना बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल, बुनियादी तौर पर आमदन कम, अखराजात ज़्यादा होने, मुतासरीन, सैलाब की बहाली, कर्जों की अदायगी, दीगर बैरूनी अवामिल का नतीजा है। और जब गैस और तवानाई के जो गर्दिशी कर्जे हैं 4000 अरब तक पहुंच जाएं, दरामदाद $70 अरब और तरसीलाते ज़र $60 अरब हो, तो फिर उसके बाद क्या किया जाए, किस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, हालात कैसे दुरुस्त किए जाएं। अच्छा, रवा माली साल नाजरीन इस दौरान पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $33 अरब का कर्ज वापस करना था, लेकिन अब तक $10 अरब कर्ज वापस हो चुका है, जिनमें $6 अरब की जो अदायगी की गई है वो $4 अरब का कर्जा रोल ओवर हुआ है, और बाकी जो 23 अरब है उसमें से $10 अरब का जो करंट अकाउंट खसारा है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुआशी संगीनी का इदराक रखते हुए भी सियासतदानों की इक़्तिदार के लिए जो रस्साकुशी है वो खात्म दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारे सवालात भी इस पूरे तर मामलात पर पैदा हो रहे हैं, उठ रहे हैं। करंट खसारा नवंबर में अक्टूबर से निस्फ रहा है, इसकी वजह दरामदाद में कमी को भी करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ रीजंस भी बताए जा रहे हैं। अद्वियात की किल्लत का खदशा मुल्क में इस वक्त पैदा हो चुका है, सनतें बंद हो रही हैं और दीगर मसाइल का मुल्क को सामना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा मुल्की सियासी बहरान है वो भी इस पूरी सूरत हाल में संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे हुक्मरान हैं उनके पास क्या मुआशी प्लान है, इसहाक डार साहब आखिरकार क्यों नहीं चल सके, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आवाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो फैक्ट्स हमने आपके साथ इस वक्त शेयर किए हैं, आवाम का यकीन जानिए इससे कोई लेना देना नहीं है। जो डेली बेसिस पर हम मुख्तलिफ शोज़ में भी देखते हैं, जो सियासतदान हुक्मरान आकर जो बताते हैं, पॉलिसीज़ बताते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, जो फैक्ट्स बताते हैं, आवाम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके लिए रोटी, सब्जी, फल कब सस्ता होगा, बिजली का बिल कब कम आएगा, गैस की किल्लत कब खत्म होगी। लेकिन ये वो सारे क्राइसिस हैं जिनमें आवाम घिरी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जवाब किसी के पास भी नहीं है। प्रोग्राम में नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ हैं क्रिकेट के हवाले से, टेस्ट सीरीज के हवाले से। तो नाज़रीन, कराची टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान के 304 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 354 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 21 रन बनाए। लेकिन अब सवाल ये यहां पर पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन और बॉलिंग अटैक को कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी क्यों पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ इब्रार अहमद की शानदार कारकर्दगी लायक तहसीन है, जिन्होंने फजल महमूद का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इब्रार अहमद कराची में अपने करियर का दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं। नौजवान स्पिनर अब तक 15 टेस्ट विकेटें ले चुके हैं और इससे कबल फजल महमूद ने करियर के इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस में 14 विकेटें ली थी। अच्छा नाज़रीन, अब इब्रार अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में 11 विकेटें ली, जबकि कराची में पहली इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की। मजमूई तौर पर 2 टेस्ट में सबसे ज्यादा 24 विकेटें भारत के नरेंद्र हिरवानी ने हासिल की, उनके पास ये क्रेडिट उनको जाता है। बहरहाल पाकिस्तान की इनिंग्स पर बात करेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, कप्तानी के हवाले से बात करेंगे, डिसीजंस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर इन कॉन्वर्सेशन है। इरफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बाबर 11 टॉस जीतने के बावजूद भी हमने देखा कि अच्छा टोटल स्कोर नहीं कर पाई, इसको ब्लेम करेंगे आप
बाबर की आप समझते हैं कि कोई हिकमत अमली नहीं दिखाई दी, या बेन स्टोक्स की जो कायदाना सलाहियतें हैं उनको आप क्रेडिट देते हैं? कैसे एनालिसिस करेंगे पूरी इस वक्त मैच का? देखें, पहले मैच में भी हमने बात की थी, सेकंड टेस्ट में भी बात की। सबसे पहला ब्लेम तो ये है कि आपकी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है। पहले सेकंड मैच के अंदर आपने अजहर अली को बिठा के 2 ऑलराउंडर खिला दिए। बैट्समैन को हमेशा बैट्समैन रिप्लेस करता है, ऐसे होता नहीं है कि आप उसकी जगह पे ऑलराउंडर या बॉलर खिला दें। तो अभी भी आपने ये मिस्टेक की कि आपने आप देखें कि आपने वसीम जूनियर और साथ आपने फहीम अशरफ के साथ बॉलिंग लाइनअप रखा। वसीम जूनियर ने एक खिलाड़ी का आउट किया, फहीम अशरफ सिर्फ 1 ओवर किया। अगर आप फहीम अशरफ को एज ए बॉलर बता रहे हैं, आप 1 ओवर करवाना उसका कहाँ से जस्टिफिकेशन है? इसी तरह अगर आपने बैटिंग के तौर पे खिलाना था, बैट्समैन खिलाते तो ये एक बड़ा रिडिकुलस था, उनका डिसीजन था। इसी तरह आप सिर्फ अबरार की आपने बात की, सिर्फ अबरार या उस्मान 2 बॉलर के साथ आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। लास्ट मुल्तान का मैच हम जीता हुआ टेस्ट मैच खेले क्योंकि हमारी फुल सिलेक्शन थी। कोई बॉलर ही नहीं था उसके अबरार के अलावा। तो एक बॉलर के साथ आप टेस्ट मैच कभी जीत नहीं सकते। अल्दो के उनकी टीम भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेली, लेकिन वो सिर्फ अपनी अग्रेसिव इंटेंट की वजह से, अग्रेसिव अप्रोच की वजह से वो टेस्ट मैच जीत गए। अब इसकी जैसे आपने कहा ब्लेम किस पे आएगा, ब्लेम तो काफी आ रहे हैं। ब्लेम तो अभी ये टिकर डाउन कर रहे हैं। अभी तो ये जैसे बाबर की बात कर रहे हैं, हमें तो न्यूज के मुताबिक ये चेयरमैन भी रिप्लेस होने जा रहे हैं। क्योंकि ये अब सारी की सारी चीजें अब कब तक आप एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालेंगे, कोई बोनस देने को तैयार नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा लंबा फिक्री है कि आपकी स्पोर्ट एक ऐसी स्पोर्ट जिसको पूरी नेशन देखती है और पूरी नेशन एज ए रिलीजन पर फॉलो करती है। अब इरफान, अब काफी क्लियर नहीं हो चुका, अब क्लीन स्वीप होता हुआ आपको दिखाई देता है, और आपको लगता है कि बाबर आजम की कोई स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली या कुछ चेंजेस ऐसे किए गए हों कि आपको लग रहा हो कि वो क्लीन स्वीप के दाग से बचना चाह रहे हों? आगे न्यूजीलैंड सीरीज भी आने वाली है, क्या इस परफॉर्मेंस के साथ हम कैसे प्ले कर पाएंगे अगर कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? फिर इंजरीज का ऑलरेडी हमारे खिलाड़ी शिकार है, तो बहुत सारे मसाइल इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं हमारी क्रिकेट टीम पर। देखिए, अभी एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास है, आपके पास कि अगर आप इसी तरह उनको 350 350 का टारगेट दे देते हैं तो 4th इनिंग्स में बैटिंग करना संभव इतना आसान नहीं होता। और जिस तरह अबरार और नुमान बॉलिंग कर रहे हैं तो एक परफेक्ट चांस तो हमारे पास बिल्कुल मौजूद है कि शायद एक मॉरल विक्ट्री के साथ ये सीरीज को नोट पे अच्छे विनिंग नोट पे खत्म करें। बट ये सारा डिपेंड करता है कि आपको रन कितने पड़ेंगे। अगर आपने देखा जिस तरह इंग्लैंड के कल भी 145 पे 5 आउट हो गए और 117 रन की पार्टनरशिप हैरी ब्रुक और फोक्स की लगा दी, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर अग्रेसिव खेलते हो तो ये पैनिक करते हैं। उन्होंने अपनी वही अग्रेसिव अप्रोच रखी, कहीं रुके नहीं, और हमारी वही बुरी गेम प्लानिंग की हमने ओपन फील्ड रखी, उनकी ये अटैक नहीं किया। बॉलर भी एक ही लाइन पे करते रहे, रन देते रहे, फील्ड बुरी थी, पैथेटिक थी, जिसकी वजह से वो फिर अगेन हमसे ऑलमोस्ट 50 रन की लीड ले गए। हमने इवन लास्ट 3 विकेट के अंदर 70 रन। ये मेरा ख्याल है काफी लंबा फिक्रिया है, कैप्टनसी के ऊपर भी, आपके अप्रोच के ऊपर भी। आपको ये इंटेंट जो नजर आती है काफी डिफेंसिव अप्रोच के साथ हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हो, नॉट ओनली टेस्ट मैचेस, ओडीआई भी आपने खेले, T20 भी आपने थी, डरे हुए स्टेट ऑफ माइंड के साथ, टिमिड अप्रोच के साथ खेला और रिजल्ट आपके पास आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने ये टेस्ट मैच जीतना है तो आपको कम से कम 350 350 का टारगेट देना पड़ेगा उन्हें। अभी आपके 10 विकेट बाकी हैं, आपने 21 रन कल किया, आज उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसी प्राइड के लिए, और विकेट बहुत प्लेसेड है, स्पिन थोड़ा मदद तो दे रही है जो कराची की एज यूजुअल विकेट होती है, पर बैटिंग के लिए भी काफी आसान है बैटिंग के साथ। तो अगर आप थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं, थोड़ा सा यही स्टेटमेंट रमीज राजा की भी आई थी इरफान के, थोड़ा सा और अगर कोशिश कर लेते, थोड़ी सी और बेहतर परफॉर्मेंस कर लेते। अच्छा इरफान, अब हम जो एक मुसलसल तनकीद सुन रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, और बहुत अरसे से सुन रहे हैं। पहले तो हमें पाकिस्तान के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनकी जानिब से तनकीद होती थी, लेकिन अब बाहर से भी तनकीद या सवालात उठना शुरू हो रहे हैं। नासिर हुसैन साहब ने भी ट्वीट की, ट्विटर पर पैगाम जारी किया, जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं इंग्लैंड टीम के। उन्होंने भी कहा कि जो बाबर आजम की जो कप्तानी है वो हमें थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल लग रहा है,
प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली दिखाई उस तरीके से नहीं दे रही। यही मुसलसल हम बाबर के हवाले से सुन रहे हैं, जबकि अगर हम बेन स्टोक का मुआवजा करें बाबर के साथ तो बहुत शानदार हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में उतरे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी, बड़ी ये एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तो अब तो इंग्लैंड ने डिफरेंट ये मेथड लेके आए कि वो तो टेस्ट मैचेस भी ओडीआई और T20 की तरह खेलना शुरू कर दिया, जिसमें पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, उन्होंने हैरान कर दिया। जहां आप बेन स्टोक को क्रेडिट देते हैं, वहां इनके कोच को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जो मैकलम है। जिस तरह की खूबसूरत अप्रोच उन्होंने रखी, खासतौर पर जो डिक्लेरेशन की पहले मैच के अंदर, बिल्कुल ड्रॉ मैच था, उन्होंने 343 रन का टारगेट दे के हमें कहा कि आए चेस करें, और हमारे पास पूरा एक चांस दिया हमें जीतने का। तो ये देखें, कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स, ये किस्मत जो दिलेरों का साथ देती है। जहां तक बाबर की आपने बात की, बाबर की अनफॉर्चुनेटली लर्निंग कैप्टन कहा जाता है, बट लर्निंग हमें नजर नहीं आ रही। हर टूर्नामेंट, हर इवेंट के अंदर हम देख रहे हैं, हर सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ही नेगेटिव अप्रोच के साथ, डरे हुए, जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ, स्केर्ड एटीट्यूड के साथ वो क्रिकेट खेली जा रही है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आती, कोई अग्रेसिव इंटेंट नजर नहीं आती, ना बॉलिंग के अंदर आप अटैक करते हो, ना बैटिंग के अंदर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाते हो, तो इवेंचुअली फिर आपके अगेंस्ट आपके। लेकिन इतना अंडर प्रेशर होने की क्या रीजंस हैं, क्या मसले मसाइल हैं? हम देख रहे हैं कि आप ये भी बात हो रही थी पाकिस्तान टीम के हवाले से कि पाकिस्तान टीम अब सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए रह चुकी है। ऑब्वियसली जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट क्रिकेट है, वो एक टोटली डिफरेंट क्रिकेट है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर भी बहुत बात हो रही है। तो आप समझते हैं कि जो न्यूजीलैंड सीरीज आगे आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो भी, तो उसमें सरफराज को चांस मिलना चाहिए? देखें, ये जब आप नेपोटिज्म के अंदर जाएंगे, दोस्तियां निभाएंगे, अपने दोस्तों को चांस देते जाएंगे, ये पाकिस्तान की टीम है, किसी की जारादारी तो है नहीं है कि आप अपने दोस्तों को खिलाते जाए। रिजवान की देखें, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी है, उसके अलावा पूरे साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। चले T20 के अंदर हम मार्जिन देते हैं कि वो नंबर 1 भी रहे, सब कुछ परफॉर्म किया, बट टेस्ट में उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं। बिल्कुल सरफराज को देना चाहिए। और आपके सर्किट, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि सरफराज को एक दफा एक पूरी सीरीज खिला के एक लाइफ टाइम चैप्टर क्या तो ओपन करना चाहिए या क्लोज कर देना चाहिए सरफराज का। अगर परफॉर्म करता है तो लेके चले, नहीं करता तो उसके साथ, जिस तरह आपने अजहर अली से माजरत कर ली है, उनको कहा कि आप रिटायरमेंट ले लें, सरफराज को भी करें, सरफराज भी आपकी रिटायरमेंट लेके आराम से बैठ जाए, उसको भी पता हो कि मेरा कैरियर है ये नहीं। बट हर इवेंट के अंदर आप उसको एज ए रिजर्व प्लेयर रखते हो, और रिजर्व प्लेयर के तौर पे पानी बना के चला जाता है, कभी कैरियर का अपना कुछ आइडिया बिल्कुल नहीं है। और हम कब तक इंतजार करेंगे इरफान? यहाँ पे ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि कब तक हम हमारी बॉलिंग पर इंहिसार करते रहेंगे? हमारी जब तक बैटिंग उस तरह से बेहतर नहीं होगी, हमारे बल्लेबाज स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक हम नहीं जीत सकते हैं मैच। ये बात समझने की जरूरत है। और फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या डिसीजन मेकिंग जो कप्तान की जानिब से हम देख रहे हैं, उसमें भी बहुत तब्दीली की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर, आप हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्स और मैच के ऊपर अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में नाज़रीन बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं थोड़े से कैजुअल ड्रेस के हवाले से। जब भी कहीं पर जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो या कंफर्टेबल ड्रेस की बात करें, तो आई एम श्योर कि आपकी, मेरी वार्डरोब में तो ऑब्वियसली है, आई एम श्योर कि आपकी वार्डरोब में भी एक पुरानी जीन्स ऐसी होगी जो बहुत सालों से चल रही होगी, और कहीं भी अगर जाना हो, कंफर्टेबल ड्रेसिंग करनी हो, तो आप वही जीन्स चूज करते होंगे कहीं जाने के लिए। लेकिन जीन्स कब से चलती आ रही है, कितनी पुरानी है, इसका आगाज कब से हुआ, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, आइए देखते हैं। जीन्स पुरानी होकर भी पुरानी नहीं होती। बार बार इस्तेमाल के बाद जीन्स से जान छुड़वाना हो तो गाँव तकिया बना ले, काट कर इसे शॉर्ट्स बना ले। अगर इन दोनों मकासद के लिए भी इस्तेमाल नामुमकिन हो तो मिट्टी भरे और किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल में ले आए। मगर क्या आपको मालूम है कि जीन्स जितनी पुरानी होगी इसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी करार दी जाने वाली जीन्स की पतलून $1,14,000 में नीलाम हुई है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2.5 करोड़ रुपए के लगभग बनते हैं।
अमेरिकी नीलाम घर हॉलबर्ट वेस्टर्न अमेरिकन कलेक्शंस में एक जीन्स की पैंट को नीलामी के लिए पेश किया गया था। नीलाम घर का कहना है कि सफेद रंग की इस जीन्स की साख बताती है कि इसे मुमकिना तौर पर कानकनों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इस जीन्स को अब तक मिलने वाली दुनिया की सबसे कदीम जीन्स कहा जा रहा है। ये पतलून 1857 में डूबने वाले एक बहरी जहाज के सामान से बरामद हुई थी। ये जहाज सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रहा था कि शुमाली कैरोलिना के साहिल के करीब डूब गया था। जीन्स की इस पैंट को किसने और किसके लिए तैयार किया, इस बारे में कई अभाम हैं, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर कही जा रही है कि इसे 1857 से पहले ही तैयार किया गया था। नीलाम होने वाली जीन्स हॉलबर्ट वेस्टर्न अमेरिकन कलेक्शन नामी नीलाम घर के एक कानकन के लिए बनाई गई है, जिसकी फलाई में 5 बटन लगे हैं। हॉलबर्ट से वाबस्ता तारीखी माहर ट्रेसी पिंक के मुताबिक इस लिबास का लिवाई से कोई ताल्लुक नहीं और न ही ये मालूम हो सका है कि इसे बतौर खास किसी कानकन के लिए बनाया गया था। ये जीन्स SS सेंट्रल अमेरिका नामी बहरी जहाज से मिली है, जो 12 सितंबर 1857 में एक खौफनाक समुद्री तूफान का शिकार हो गया था। एक सदी के बाद 2195 मीटर गहराई से इसका मलबा मिला, जिसमें सोने के लातादाद सिक्के भी मिले थे। इसके तमाम जेवरात और नवादरात 1998 में ही नीलाम हो गए, जबकि बाकी रह जाने वाले नवादरात अब बेचे जा रहे हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे दुनियाई खेल के सबसे बड़े मार्के की। और व्हाट अ फैंटाबुलस गेम! कल क्या शानदार वर्ल्ड कप के आखिरी जो खेल के फाइनल के जो मनाजिर थे, लॉसेल स्टेडियम किस तरीके से जगमगा उठा और फाइनली जो ट्रॉफी है वो अर्जेंटीना ने अपने नाम की। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल अर्जेंटीना ने फ्रांस को सनसनीखेज नाजरीन मुकाबला रहा। एंड तक ये सनसनी बरकरार रही और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शॉट पर शिकस्त दे दी अर्जेंटीना ने फ्रांस को। तीसरी बार आलमी चैंपियन बन गया है और कतर के लॉसेल स्टेडियम में खेले जा रहे वर्ल्ड कप फाइनल में जो स्टार खिलाड़ी हैं यानी कि मेसी, उन्होंने 23वें मिनट पर फ्रांस के खिलाफ गोल स्कोर किया और अर्जेंटीना के कप्तान ने ग्रुप मरहले, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और अब फाइनल में भी गोल स्कोर कर दिया। और अलविदाई उनका मैच था जनाब, पहले भी ऐलान कर चुके थे इन अक्टूबर मेसी, और खेल के बाद भी उन्होंने कहा कि शायद वो अगले वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो, 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो नेशनल टीम का, अर्जेंटीना की नेशनल टीम का हिस्सा रहेंगे। और कल गोल्डन बॉल ट्रॉफी भी मेसी ने हासिल की। अच्छा, अगर फ्रांस की टीम की बात की जाए तो वहाँ पर भी एम्बापे जो थे वो बहुत शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहिरा किया और वो भी ऑफ कोर्स उन्होंने भी बेहतरीन कारकर्दगी की ट्रॉफी हासिल की। तो लेकिन ऐसा लगा हमें मैच में कल में कि शायद उनकी टीम, जो फ्रांस की टीम थी, वो एम्बापे का उस तरीके से साथ निभा नहीं सकी। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम अर्जेंटीना, ज़बरदस्त कल का खेल रहा, जारहाना अंदाज में अर्जेंटीना ने कल का खेल खेला। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियो कॉन्वर्सेशन है साबिक फुटबॉलर जिब्रान बिन सलमान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल का जो ये आसाब शिकन मार्का था मैच, देखा आपने, कितना एक्साइटिंग मैच रहा? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का। और वर्ल्ड कप का फाइनल जैसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जितना शानदार उसे होना चाहिए उतना शानदार वर्ल्ड कप फाइनल था। यानी आप ये तवक्को कर सकते हैं कि 90 मिनट्स में उसका फैसला ना हो, वो नहीं हो सका। फिर उसके बाद आप ये तवक्को कर सकते हैं कि अगले 30 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें भी फैसला ना हो, उसमें भी फैसला नहीं हो सका। और बिल आखिर जो एवरी बिट ऑफ इट, यानी एवरी सिंगल मिनट हमने उसको, उस एक्साइटमेंट को एंजॉय किया जो मैक्सिमम हो सकता था। और शानदार कामयाबी अर्जेंटीना की। और दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि यंगस्टर्स थे उनके साथ। और फ्रांस में भी और अर्जेंटीना में भी मेसी के अलावा सारे 22, 23, 24 साल अगर हम फ्रांस के प्लेयर की बात करें, एम्बापे की, जो कि बहुत
ऑब्वियसली चर्चा में है, खबरों में है, और एंड तक उन्होंने कोशिश की कि जो ट्रॉफी है वो फ्रांस ले जाए। ही इज टू यंग, 23 साल खिलाड़ी हैं, इज वेरी यंग, और लेकिन शानदार कारकर्दगी से। शाहिद खान आफरीदी की भी ट्वीट आई, उन्होंने भी शेयर किया। आप देखें ना कि इतना बड़ा कल का फाइनल मैच था, ऑब्वियसली जो दुनियाए खेल के जो बड़े बड़े नाम हैं, शाहिद आफरीदी का भी शुमार भी उनमें होता है, क्रिकेट से हो या किसी और फील्ड से। उन्होंने कहा कि ये भाई स्टार है, फ्यूचर के, मुस्तकबिल के ये खिलाड़ी हैं, स्टार है। क्योंकि ऑब्वियसली अब रोनाल्डो को हम देख रहे हैं, मेसी को देख रहे हैं कि अब तो वो अलविदा कर रहे हैं फुटबॉल को, तो अब नए जो स्टार्स हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, उनका नाम बन रहा है। बिल्कुल। वैसे तो मेसी ने कल ऐलान किया है कि वो 2024 में कोपा अमेरिका, जो अमेरिका का आप समझ लें कि वहाँ की हाईएस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, उस तक अब अपनी नेशनल टीम का साथ देंगे। लेकिन जाहिर है कि वो अब फेड आउट हो रहे हैं और ये नए प्लेयर्स जो हैं इमर्ज करके सामने उभर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। और वाकईतन बहुत शानदार खेल, बहुत ज़बरदस्त। जब अर्जेंटीना ने कल 2 गोल कर लिए तो एक नेचुरल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो डिफेंसिव हो गए और उन्होंने चाहा कि अब 2 गोल जो है उन्हें डिफेंड किया जाए। तो वो करते 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 5-6 मिनट के अंदर ही वो 2 गोल ड्रॉ हो गए और फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा। शानदार खेल का मुजाहरा किया। अच्छा, ये कहीं पे भी हमने कि दोनों टीम जो थी डिजर्विंग टीम और बड़ी स्ट्रगल करके, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची, शानदार परफॉर्मेंस करके बड़ी बड़ी टीम्स को पछाड़ कर यहाँ तक पहुंची। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस वर्ल्ड कप का जायजा लें फुटबॉल का, तो इसमें मुसलसल यही बात हो रही है कि आई थिंक दिस इज द ओनली फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसमें बहुत सारे अपसेट्स भी देखने को मिले हैं। तो अर्जेंटीना ने ओवरऑल अगर देखा जाए परफॉर्मेंस, तो अर्जेंटीना फाइट करके यहाँ तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। मैं जब हम कल मैच देख रहे थे और वो फाइनल कंक्लूड हो गया, तो मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि आज सऊदी अरब भी बड़ा खुश होगा कि हमने पहले मैच के अंदर वर्ल्ड चैंपियंस को हराया था। तो जाहिर है ये फुटबॉल है, ये सेकंड्स के अंदर इसकी कंडीशंस चेंज होती हैं। लेकिन अर्जेंटीना ने पहले मैच के बाद कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूव करते हुए, बेहतर टीम साबित करते हुए अपने आप को, और फ्रांस, दोनों टीमें ऐसी थीं जो स्टार्ट से ही लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, दरमियान में अपसेट्स हुए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फाइनल ऐसी टीमों के दरमियान हुआ जो डिजर्व नहीं करती थी। करेक्ट। और वो बस बाय चांस वहां पहुंच गई। वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर और उसकी बुनियाद पर उन्होंने फाइनल खेला। और फिर हमने देखा कि फाइनल भी जो कि जब अब जिब्रान अपसेट्स की हम जिक्र कर रहे हैं, आप भी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, मराकश का भी इन सेमीफाइनल्स आना एक अपसेट ही कहा जा रहा था। 2 के जो उनके गोलकीपर थे, वो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत चर्चा और ये बहुत बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह अब फाइनल जीतने वाली टीम को अगर किसी ने शिकस्त दी इन वर्ल्ड कप, तो वो सऊदी अरब ने दी। सो अरब ममालिक में, मुस्लिम कंट्रीज में एक ये भी बड़ी खुशी की लहर हमने देखी। सो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने तो कहा कि सऊदी अरब दोबारा ना छुट्टी दे दे अपने मुल्क के अंदर, वो तो बड़े खुश होंगे कि हमने तो वर्ल्ड चैंपियंस को हराया था। बाकी कतर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर फुटबॉल की नहीं हुई। कल उन्होंने मेसी साहब को भी शेख अल मेसी बना दिया, अपना अरेबिक और रोब उनको पहना दी। तो बहुत इंतजामात के हवाले से, अपने कल्चर को प्रेजेंट करने के हवाले से। असल में होता ही है कि मगरब चूंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन गालिब है दुनिया के अंदर, तो वो तो अपना कल्चर बड़े फख्र से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कतर ने सबके दिल वाकई ही जीत लिए। और जैसे कि अमीर कतर ने भी कल जो उनकी भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने भी कहा था कि गैर मामूली वर्ल्ड कप विटनेस करेगी पूरी दुनिया। और वाकई हमने देखा कि वाकई ही जो एक पूरा इन्वायरमेंट था, जो कि शुरू में बहुत तनकीद हो रही थी सब चीज़ों पर, लेकिन आई थिंक एक ताली होनी चाहिए फॉर कतर इतना शानदार होस्ट करने के लिए पूरा वर्ल्ड कप। तो कल एक खुशी की लहर ऑब्वियसली वो हमने देखी। जश्न उन्होंने आखिर में जब सेरेमनी कंक्लूड हुई उसके बाद भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चलाई और उन्होंने उसका जो एंडिंग वो था वो भी इस पर किया कि आप हमारी लैंड को याद रखेंगे कि आप हमारी सरजमीन पर आके दुनिया से यहाँ खेले थे। और बहुत शानदार उन्होंने न्यू बिगिनिंग, ये एक नया आगाज हुआ है। और ये एक वैसे एक मिरेकलस किस्म की एफर्ट है जो पिछले 10-12 साल, ये जितने आप स्टेडियम्स देख रहे हैं, ये सारी डेवलपमेंट एक डिकेड, एक दिहाई के अंदर हुई है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि इतने शानदार वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको उन्होंने हायर किया और 10 साल 12 साल के 2010 में उनको वर्ल्ड कप मिला। उन्होंने बहुत और 10-12 साल में उन्होंने इतने शानदार स्टेडियम्स बनाए जो शायद वो जो हम सुन रहे हैं 220 मिलियन वो लगा हुआ नजर भी आ रहा है कतर के अंदर और ये इस अरब वर्ल्ड के अंदर भी।
मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये एक फुटबॉल की भी ग्रोथ का बिल्कुल। और जैसा कि आई जस्ट सेड कि इट्स अ न्यू बिगनिंग, एक ये नया आगाज हुआ है और कतर ने प्रूव किया इतने गैर मामूली इंतजामात जो किए गए हमने देखे कतर में। तो पाकिस्तान की भी हम हमेशा बात करते हैं, फुटबॉल को हम कवर करते रहे हैं और पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पर भी हम मुसलसल बात करते रहे इस वर्ल्ड कप के साथ साथ। तो आपके वालिद साहब की भी बहुत कंट्रीब्यूशन रही पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से। पाकिस्तान का आगाज कब होगा, कौन कौन से हर्डल्स हैं, कौन कौन सी पेचीदगियां हैं, कौन कौन से मरहले हैं जिनको अबूर करना बाकी है अभी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है। आप एक एक एरिया की अगर बात करें तो इतना टैलेंट, आप लियारी को सिर्फ देख लें तो आपको अंदाज़ा होता है। यानी पाकिस्तान के लोकल मैचेस के अंदर 15-15, 20-20 हज़ार शायकीन मैच देखते थे टिकट खरीद के। और ये मतलब लोगों के लिए हैरानगी की बात हो कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा है, यकीनन होता रहा है। पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी रही है, आज तो पाकिस्तान 200 पे चला गया है। वजह एक है, इस मुल्क के अंदर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। मिनरल्स मौजूद हैं, दरिया मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं, 4 मौसम मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। उस तरह से वो कहा जाता है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। हमारी भी लीडरशिप का प्रॉब्लम है और फुटबॉल के अंदर भी टैलेंट, बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हमारे जब लोग इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे तो दुनिया उन पर हैरान होती थी कि इतने स्किलफुल प्लेयर्स हैं। लेकिन वही मसला है, अब तो खैर फंड्स का भी मसला नहीं था। हम सुनते हैं कि फंड्स नहीं थे। ये आखिरी 10-15 साल के अंदर फीफा ने इतनी फंडिंग की है और उन्होंने गोल प्रोजेक्ट्स दिए हैं। यहाँ पर आप अंदाजा करें कि घोस्ट गोल प्रोजेक्ट बना दिया गया। यानी फीफा को ये बताया गया कि यहाँ पे बच्चों की एकेडमी चल रही है, इतने बच्चे हैं, इतने कोचेज उनको ट्रेनिंग दे रही हैं। वहाँ पे अमली तौर पे ये गन्नों की फसल काश्त हुई हुई थी। जिस तरह हम सुनते हैं घोस्ट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे मौजूद नहीं होता। टीचर भी कागजों में पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। घोस्ट गोल प्रोजेक्ट बना के करोड़ों रुपया फीफा से ले लिया। इसी तरह A27 का एक प्रोजेक्ट आया, उन्होंने कोचेस को कहा, ये जब जल्जला आया हमारे मुल्क के अंदर तो उन्होंने कहा कि हम इन मुल्कों के अंदर डेवलपमेंट भी करेंगे, स्पोर्ट्स को भी डेवलप करेंगे। उसको भी बिल्कुल करप्शन की नजर कर दिया गया। कोचेस को वो पैसे, पहले उनसे पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते थे, वो डॉलर्स चूंकि कोचेस के अकाउंट्स में आते थे, तो बहुत करप्शन ने। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 2002 का जो वर्ल्ड कप था, जो कोरिया और जापान में हुआ, वो वर्ल्ड कप हमारा ये टारगेट था। हमारे वालिद साहब ये बताते थे कि वो वर्ल्ड कप चूंकि कोरिया और जापान ने बीइंग होस्ट उसमें जाना था, तो एशिया से स्लॉट्स बढ़ जानी थी। तो हमने, चाइना ने जो वर्ल्ड कप खेला 2002 में, वो पाकिस्तान का टारगेट था, हमने चाइना की जगह पर वो खेलना था। आर यू होपफुल कि आइंदा पाकिस्तान के जिन चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं, जितना डैमेज किया गया, आई गेस अगर ये डैमेज ना होता तो शायद आज हम लोग थोड़ा सा आगे होते, फीफा के वर्ल्ड कप के हम थोड़ा सा करीब होते। लेकिन ये जो इतने सालों में नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, कल के मैच के हवाले से जिक्र यहाँ पे करते चले, आई होप सो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूँ वो मनाजिर कराची में, लियारी में। कल मैं बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, ऐसा जश्न का समा था, इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया। अच्छा, पीछे पीपल्स पार्टी का उन्होंने नहीं लगाया कोई, उन्होंने जो है वर्ल्ड कप या फुटबॉल का गाना नहीं लगाया, उन्होंने अपना पीपल्स पार्टी का ही वो जो तराना है या उन्होंने वही बजाया और उस पर वो ऐसा लियारी वाले झूमे, ऐसा झूमे, ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रॉफी जो है वो अर्जेंटीना नहीं बल्कि लियारी वालों के पास आ रही है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान में एक्चुअली लोग फुटबॉल को कितना, हमें ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है, लेकिन फुटबॉल लवर्स इन एक्चुअली हैं और लियारी तो फेमस है इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि लियारी का जो KMC स्टेडियम है, वहां पे जब हम मैच खेलते थे, वहां पे थ्रो करने के लिए जगह लाइन पे नहीं बचती थी, शायकीन लाइन तक पहुंचे होते थे ग्राउंड के। कॉर्नर लगाना होता था तो रेफरी उनको कहता था यार थोड़ा सा पीछे हो जाओ, प्लेयर को जगह दो। यानी इतना क्राउडेड होता था कि लोग हैरान थे। और पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, और जैसे आपने कहा कि हम होप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने पाकिस्तान के मुतालिक भी होप कर सकते हैं कि अगर कोई ठीक लीडरशिप आए तो विद इन फ्यू ईयर्स हम बिल्कुल इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। और लाइकवाइज फुटबॉल भी, अगर कोई ठीक लीडरशिप आ जाए, वो अपनी आसाइशों की बजाय प्लेयर को फैसिलिटेट करे। लगता है कि जो सियासत खेल है वो सियासत की नजर हो जाते हैं इन पाकिस्तान। जी एग्जैक्टली। देखें, फीफा जो है, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, वो ये कहता है कि PFF, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, वो हमसे एफिलिएटेड बॉडी है, वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक फुटबॉल को चलाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सियासतदान जब वो आ जाते हैं फेडरेशन पर, तो फिर वो कहते हैं जी लॉ ऑफ द लैंड ये है, फलां है, कभी कोर्ट्स में ले जाते हैं, कभी इलेक्शन नहीं करवाते। तो फीफा तो ये कबूल नहीं करता। अभी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई, पाकिस्तान पर बैन रहा, ये बहुत बदकिस्मती है।
अगर लोग मिल बैठे और ये तय कर लें कि हमने फुटबॉल की प्रमोशन के लिए काम करना है, तो आप देखेंगे कि चंद सालों के अंदर आपको पाकिस्तान, ये साउथ एशिया में कोई ऐसी टीम नहीं है। मैं खेला हूं, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूं, मैं नेपाल के खिलाफ खेला हूं, भूटान के खिलाफ खेला हूं। आप यकीन करें कि ये तो हमारे करीब नहीं आ सकते, फिजिक नहीं है उनकी, वो खुराक नहीं है। मुसलमान कंट्रीज वैसे ही गोश्त वोश खाते हैं। यस, हम देखते हैं ना, अदर गेम्स में देखते हैं, अदर स्पोर्ट्स में देखते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम जहाँ पर हम सोशल मीडिया पर तनकीद करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फेक खबरें हैं, झूठी खबरें आती हैं। आई थिंक उसकी जो अदर साइड है वो बहुत मतलब ब्राइट है, वहां पर जो टैलेंट है वो छुपा नहीं रहता ऑन सोशल मीडिया। तो लोगों का जो रुझान है वो किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है इन अदर स्पोर्ट्स, मीडिया की भी बहुत जिम्मेदारी है जो कि वो निभाता भी है, जो अदर स्पोर्ट्स के हवाले से हम हमेशा तस्करा करते हैं इन आवर प्रोग्राम्स के, दिखा सकें जो विनर्स, जो यू नो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स लेकर पाकिस्तान आते हैं और फखरे पाकिस्तान बनते हैं, उनका तस्करा करना बहुत जरूरी है। बहरहाल थैंक यू सो मच जिब्रान, आपने हमें ज्वाइन किया इन नियो पाकिस्तान। और आप जैसे लोग अगर आवाज बुलंद करें, आवाज बढ़ाएं फुटबॉल के हवाले से, तो मेरे ख्याल से वो टाइम दूर नहीं है जब पाकिस्तान की टीम भी इंशाल्लाह, दो कि हम तब बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, बहुत आगे पहुंच चुके होंगे, इतना टाइम तो लग जाएगा आई थिंक पाकिस्तान को पहुंचते पहुंचते, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम में वक्त हुआ है इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, और प्रोग्राम के आगाज़ में ही जैसे मैंने कहा था कि विंटर्स आ चुके हैं और आज सुबह उठते ही सर्दी, मतलब शदीद सर्दी का एहसास हुआ। तो जहाँ पर हम अपने आप को गर्म लिबास से लपेट रहे होते हैं, गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी लापरवाही या बेहतियाती का मुजाहरा भी कर रहे होते हैं जिसका हमें नुकसान पहुँच रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई नो कि सर्दियों की सौगात होती है, मेवा जात का इस्तेमाल कर लेना, नट्स का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन हम वो खाते हुए क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखते हैं। फिर हलवे, अगर किसी भी बेकरी पे जाऊँ या स्टोर पे जाऊँ तो वहाँ पर मुझे रिसेंटली तो बल्कि मैं भी लेकर आई, अलग बात है कि मैंने खाई नहीं, दाल का हलवा अलग से दिखाई दे रहा होता है, गाजर का हलवा अलग से होता है, पीठे का हलवा अलग से होता है, और बहुत ही लजीज देसी घी में बने होते हैं। लेकिन जब हम खाने में एहतियात नहीं बरतते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो भी हिट करती हैं और जिसम में तब्दीली भी आना शुरू होती है। तो किस चीज़ का कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए, सर्दियों में कैसे जिस्म को हरारत खासकर पहुंचाई जाए, इस हवाले से बात करेंगे। मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट माहिर ग़िज़ाइयत इन स्टूडियोज़ बड़ी देर के बाद आई है, शिप्पा भी, बल्कि मैं इनसे कर रही थी ब्रेक में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे फरवा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह बहुत ही, मैं कहती हूँ कि जब खूबसूरत डॉक्टर बात करती है ना तो वो सुनने वाले के दिल में भी बात जाती है। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, सर्दियाँ आ चुकी हैं और जैसा कि मैंने कहा कि मेवा जात का लोग इस्तेमाल, नट्स का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वहीं पर जो हलवे और जो दीगर अशिया हैं, पाए, निहारियों का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन बैलेंस हम बरकरार रखने में कहीं ना कहीं नाकाम हो जाते हैं। और फिर जब उसके बाद विंटर सीजन ख़त्म होता है, हम स्प्रिंग की जानिब बढ़ रहे होते हैं और वो स्वेटर्स निकलते हैं, लेयर्स निकलती, तो पता चलता है कि बॉडी ने भी कितना गेन कर लिया है। तो एक्चुअली ये जो तवाज़न है ये बरकरार कैसे रखा जाए? अच्छा, एक ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम बहुत सी ना फूड्स को बैड फूड कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। देयर आर नो बैड फूड्स, देयर आर ओनली बैड डाइट्स। अगर आपका डाइटरी पैटर्न ख़राब है तो उसको हमें ब्लेम करना चाहिए, खाने वाली चीज़ों को नहीं। अब जैसे ना विंटर सीजन आता है तो बहुत सारे लोग नट्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हम बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते और हम अपनी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं। कि उसमें हलवा भी हो सकता है, पंजीरी भी कुछ लोग खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, रेजन्स भी लेते हैं, ड्राइड फ्रूट्स भी लेते हैं, हो रहे होते हैं। बिल्कुल हर तरह की उसमें चीज़, ना कि एम क्या है खुद को गर्म रखना है। सर्दियों में इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कोल्ड, फ्लू वगैरह। फिर एक और मैं समझती हूँ कि लाहौरियों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हमने वी सर्वाइव डेंगू, वी सर्वाइव्ड कोरोना, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सर्वाइविंग दिस स्मॉग, सर्वाइवर्स। बिल्कुल, और हम स्मॉग, कोरोना, डेंगू, हम इन सब चीज़ों के साथ एडजस्ट कर चुके हैं।
क्या बात है, क्या बात है। और इसमें इतने सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज, इतने सारे मसले के, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा जो बैड डाइटरी हैबिट्स है क्या यही है हमें बचाने? मुझे लगता है कि हम फिर भी वी आर ब्लेस्ड के हमारा जो है ना मोर्टेलिटी रेट उतना हाई नहीं है हमारे यहाँ पे। ट्रीटमेंट फिर भी डॉक्टर्स बहुत अच्छा करते हैं, ऑल्दो वो बहुत इनिशियल स्टेज पर ही ना बहुत एक्सटेंसिव मेजर्स ले लेंगे कि कोविड हुआ तो पाकिस्तान में सर्वाइवल रेट इसलिए अच्छा था कि डॉक्टर स्टार्ट में ही स्टीरॉइड शुरू करवा देते थे, तो उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हमारा सर्वाइवल रेट वगैरह जो था वो अच्छा था, लोगों का रिकवरी रेट अच्छा था। अब चल क्या रहा है कि मौसम बदल रहा है, अब उसमें इन्फेक्शंस हैं, अब वो इस पे फोकस नहीं है कि हाइजीन का भी ख्याल रखना है बच्चों का, उनकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप करनी है। सारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि हम और क्या खा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो चूंकि बहुत सारे सवालात भी हैं, टाइम भी कम है, तो मैं चाहूंगी कि मैं जरा ज्यादा सारे पॉइंटर्स जो है ना वो आपकी जानिब आपसे जान सकूं। अच्छा, एक चीज जो कि हम लाहौरियों का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, पंजाबियों का जिक्र कर रहे हैं, और पंजाबियों को बड़े पसंद होते हैं पाए। अब पाए के हवाले से कहते हैं कि ये पाए खाएंगे तो कभी जोड़ों का दर्द नहीं निकलेगा, कभी हड्डियों की तकलीफ नहीं निकलेगी, पाए खाओ ताकत बनाओ, इसमें बड़ी ताकत होती है। तो कैलोरीज, लोग यहाँ पे कहते हैं ताकत, भाई आपने कुश्ती लड़नी, आपको ताकत किस चीज के लिए चाहिए, ठीक है। अब आप ये उसमें देखेंगे वो हाई एनर्जी फूड है, जिस तरह नट्स की बात करते हैं, कह देते हैं गर्म है, वो हाई एनर्जी फूड है, वो छोटी सी क्वांटिटी में आपको ज्यादा एनर्जी दे रही है, ज्यादा कैलोरीज दे रही है। सपोज आपने 5 से 6 बादाम लिए तो नट्स, बस यही बात सुनिए कि आपने 5 से 6 बादाम में 60 कैलोरीज हो गई, तो इतनी ही आपको एक मीडियम साइज के फ्रूट से मिल जाएंगी। लेकिन वो फ्रूट जो है ना फिर भी कुछ आपको जो है सैटिस्फाइटी देगा, कुछ आपका पेट भरेगा, नट से आपका पेट नहीं भरता। और लोग नट्स जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने लग जाते हैं पेट भरने के लिए, और फिर उनके पास एक्सक्यूज होता है सर्दी है। ये जो हम पाए का भी खासकर जिक्र करेंगे, आपने बताया कि हाई कैलोरी फूड है, और तो ये जो इसमें पावर की बात आई, ताकत की बात आई, हड्डियां जोड़े, ये जो बुजुर्गों से हमारे सुनते आ रहे हैं ना कि खा लो, प्रेगनेंसी के बाद खवातीन है तो देसी घी डाल कर पी लो, गर्मियों में भी ठंड में भी, कि इससे ताकत मिलेगी, गर्माइश जिस्म को पहुंचेगी। सो दीज आर ऑल मिथ्स या कुछ फैक्ट हैं कहीं ना कहीं कि प्रेगनेंसी में जिस तरह एक फीमेल बॉडी पे फैट आता है, फैट एक्यूमुलेट होता है स्पेशली एब्डोमेन पे, आपकी थाइस पे, वो किस लिए? वो डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए और वो लैक्टेशन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत सी मदर्स जो हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती, तो हम अपनी वो जो बॉडी में जो इतनी कैलोरीज अंदर इकट्ठी भी कर ली होती हैं उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, और जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद में कहते हैं काढ़ा पियो। ओह यस, मैंने पिया हुआ है, आई नो मैंने काढ़े पिए हुए हैं, और देसी घी भी मैंने ब्रज के खाया हुआ है, लेकिन वो एक अलग बात है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज बहुत स्टार्ट की। आई गॉट मैरिड इनटू अ कश्मीरी फैमिली एंड माय हस्बैंड रियली वांटेड कि मैं भी काढ़े पीऊं, लेकिन मैंने नहीं पिया। फिर वो करते क्या है कि काढ़ा, उसमें चीजें काट के, घी काट के, अब फैट क्यों इतना दे रहे हैं? मदर को उस टाइम पे प्रोटीन की जरूरत है रिकवर करने के लिए, तो सारा जो फोकस है ना प्रोटीन से शिफ्ट होके फैट्स पे चला जाता है, और इन दी एंड क्या होता है कि वो मोटी होती जाती है, और फिर 6 माह साल बाद जो है उसको कहा जाता है तुम तो मोटी हो गई हो, काम नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, अगर ऑपरेशन हो गया तब तो बिल्कुल भी जिम के या किसी मशीन के पास नहीं जाना है। ऐसे ही है बिल्कुल, ये सब कहते हैं। लेकिन उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। खाली यखनी अगर आप दे रहे हैं तो यखनी के अंदर प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो पानी में डिसॉल्व होकर नहीं निकलेगा। तो अगर आपने जो एक, हम कहते हैं जो यखनी है ना, वो पेशेंट की फैमिली के लिए इज अ कप फुल ऑफ इमोशंस एंड लव। यस, लेकिन वो गर्म पानी है, उसमें हार्डली 20 कैलोरीज होंगी एक कप में, जो कि फैट से आई हैं, उसमें कोई प्रोटीन नहीं। जब तक माँ ने जो है उसने मीट नहीं खाया, यखनी, ओ माय गॉड, डॉक्टर फरवा कह रही है कि यखनी बहुत ओवररेटेड है। जो हम बुखार होता है, बीमार होते हैं, तो सबसे पहले जो घर में बीमार के लिए बनता है वो जनाब देसी मुर्गी की यखनी बनती है। तो क्या दिया जाए फिर इसकी जगह? आप क्या यखनी जरूर दें, लेकिन उसके अंदर मीट को भी तो डालें। ठीक है, आप उसमें अगर आपने देसी चिकन यूज किया बहुत अच्छी बात है, चिकन को श्रेड करके डालें, बढ़ा दें, एग वाइट्स दें, एग वाइट्स दें। खाली अगर यखनी दी वो ऐसे ही आपने गर्म पानी दे दिया, और वो पेशेंट का रिकवरी रेट वहीं रहता है, और वो फिर इतने अरसे तक वो जो अंदर कहते हैं ना दर्दें उठ रही हैं। फिर जिस तरह ऑर्गन मीट्स हैं, ऑर्गन मीट का क्या है कि इट इज हाई इन कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने कुछ माह बाद आप अगर ले रहे हैं, सपोज महीने 2 महीने बाद या 6 माह बाद आपने ऑर्गन मीट खाया, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि स्पेसिफिकली फैट लेने से आपकी हड्डियां नहीं खराब होंगी, एक बहुत यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो कि न्यूट्रिशन डिग्री होल्डर्स नहीं है, वो सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें जो हैं वो उसको वायरल कर रहे होते हैं। और प्रॉब्लम ये है
कि जिस तरह मैं समझती हूँ हम में बहुत से जो है ना मुसलमान वो भी ऐसे मर्जी की आयतें हदीसें जो है ना हम अपनी पॉकेट में रखते हैं, उसी तरह हम सुनना चाहते हैं कि घी हमारे लिए अच्छा है, हम सुनना चाहते हैं ये चीज़ अच्छी है क्योंकि हमें पसंद है। लेकिन अगर हम उसको देखा जाए कि खाली आपके जॉइंट्स के लिए वही नहीं, आपके जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हमने प्रेगनेंसी का भी तस्करा किया, बहुत सारी खवातीन भी हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी और यूजुअली आई एम श्योर आपने भी ये बात विटनेस की होगी कि प्रेगनेंसी के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद जो खवातीन है, एक तो उनका मोटापा बढ़ता ही बढ़ता है, जो हम जिस लाइफस्टाइल का तस्करा कर रहे हैं जो 9 महीने खवातीन अपनाती हैं, और उसके बाद वो वेट गेन होता है जो वो लाइफ टाइम के लिए गेन कर जाती हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, ऑब्वियसली एक्सरसाइज का ना होना, हरकत का ना होना, और ये जो डाइटरी पैटर्न का खासकर डॉक्टर उम्मे फरवा ने जिक्र किया। अच्छा, हम पंजीरी का जरा तस्करा करते हैं। पंजीरी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पंजाब में, हर जगह मेरे ख्याल से खवातीन को लाजमी खिलाई जाती हैं। माएँ सासें नाराज हो जाती हैं उन खवातीन से जो पंजीरी नहीं खाती। रिसेंटली कल परसों मेरा भी वीकेंड पे कहीं पर जाना हुआ तो वहाँ पर भी पंजीरी का एक पूरा डब्बा पड़ा हुआ था कि गर्म ग़िज़ा है, ताकत वाली ग़िज़ा है। तो ये पंजीरी अगर खवातीन लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें नट्स होते हैं और दीगर जो अशिया का एक पूरा मम्मा तैयार किया जाता है, अगर ली जाए तो किस क्वान्टिटी में ली जाए या इसका इस्तेमाल कैसे करना है? पहली बात ये, अपने पंजीरी से पेट नहीं भरना, अपने बैलेंस्ड मील्स लें। अगर आप प्रेगनेंसी में भी ले रहे हैं, अच्छा उसके अंदर जो है हमें अपने नट्स भी ऐड किया, आपने घी भी ऐड किया, आपको उससे एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, मदर के लिए अच्छा है। लेकिन उसको ओवरडू ना करें, ओवर ईट ना करें, और अपना थोड़ा सा अगर हम कुकिंग मेथड चेंज कर लें तो हम उसको भी हेल्दी बना सकते हैं। मैंने भी प्रेगनेंसी में पंजीरी खाई थी, लेकिन उसकी रेसिपी चेंज कर ली। अब जो देसी घी है उसका वेट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो नट्स अलग से भी खा सकते हैं अगर हम बिल्कुल खा सकते हैं, चीनी के बगैर? जरूरी नहीं कि चीनी घी और देसी घी उसमें डाला जाए, नट्स अलग से? और जरूरी नहीं आपने इतना घी डालना कि उसकी एक पेस्ट बन जाए। आपने उसको अगर थोड़ा सा सपोज आपने भुने हुए चने लिए, उसका पाउडर बना लिया, और उसको अगर आपने घी में थोड़ा सा आपने उसको भूनना भी है तो आप उसमें कम क्वांटिटी में यूज करें। वो पाउडरी भी रहेगा तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, उसमें यू कैन ऐड नट्स। लेकिन वो जो हम फुल घी में कि वो लिटरली बिल्कुल एक उसका थिक सा पेस्ट बन जाता है और वो खा रहे होते हैं, और फिर इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते कि जो घी वगैरह है ये भी रैंसिड हो जाते हैं। देसी घी में से अगर स्मेल आ रही है इट मीन्स वो बासी हो चुका है। तो कभी भी वो जो स्मेल वाला घी होता है ना, लोग उसको ये समझ के खा लेते हैं, नहीं नहीं घी है, ठीक है, कैसी बातें करी, तो सौगात समझा जाता है गाँव वगैरह में। और मैंने वो कहा ना कि पेरेंट्स या जो सास या जो माँ है वो नाराज बाकायदा हो जाती है खवातीन से। बहरहाल ये तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था जिसको हमने छेड़ने की कोशिश की और हम उसके करीब तर भी नहीं भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर उम्मे फरवा। प्रोग्राम में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो डिस्कशन थी आई एम श्योर कि वो खवातीन तक अवेयरनेस के हवाले से ज़रूर पहुंची होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, आगे साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। अच्छा नाज़रीन, हम ख़वातीन के हमेशा इंडिपेंडेंट होने के हवाले से तो बात करते हैं कि ख़वातीन को खुद मुख्तार होना चाहिए, मर्दों की बराबरी करनी चाहिए और बराबरी के उनके हुकूक भी होने चाहिए, जो कि अब बात होती भी है इस हवाले से, और ख़वातीन के हुकूक उस तरह से है भी जो उनको मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर हम इस हवाले से बात करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी हो जाती है। वहाँ पर ख़वातीन को वो इंडिपेंडेंट करने के लिए जो कोशिशें हैं वो बड़ी कम हमें दिखाई देती हैं। लेकिन आज के इस सेगमेंट में आई एम श्योर कि आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि वो किसी की मोहताज ना रहें, भाई की, बाप की, शौहर की भी, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना बिजी हो चुका है, इतना मसरूफ़ हो चुका है कि ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो लाहौर में ख़वातीन बाइकर्स को बाइख्तियार बनाने के लिए पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में मुफ्त तरबियत का एहतमाम किया गया है। और ख़वातीन ये तरबियत किस तरह से हासिल करती हैं, क्या उनको फ़ायदा होता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, ये सारे सवालात के जवाब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज मौजूद हैं इंस्पेक्टर फहमीदा, एजुकेशन सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, और मैं ब्रेक में भी बात कर रही थी कि यूनिफॉर्म की क्या ही बात है। अच्छा, ये जो एक प्रोग्राम चल रहा है ख़वातीन को खुद मुख्तार करने के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या है ये प्रोग्राम? मैम, ये वाओ के नाम से है, विमेन ऑन व्हील।
2016 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं बाइक। हम चाहते हैं कि सारी फीमेल्स जो हैं, जैसे मेल्स वो ज़्यादा मेल्स पे डिपेंड करती हैं, पापा छोड़ आए, भाई छोड़ आए, तो हम उनको इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे 67 बैजेस जो है यहाँ से पास आउट हो गए हैं। मोर देन 7000 जो फीमेल हैं वो यहाँ से पास आउट होके जाती हैं। अच्छा फहमीदा जी बताइएगा कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है ख़वातीन की? आप समझते हैं कि बाइक ट्रेनिंग होनी चाहिए? लड़कों को तो हम देखते हैं यूजुअली शायद उनका बचपन से ही उस तरह से यूसेज होता है बाइक्स के साथ, या फेमिलियर होते हैं या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं। ख़वातीन के लिए बाइक इस्तेमाल करने से पहले आप समझते हैं कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत है ताकि एक्सीडेंट से भी बचा जाया जा सके? जी मैम, ट्रेनिंग बहुत नेसेसरी है, फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए, ओवरऑल सबके लिए। जी ओवरऑल। और बाइक के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि ये 2 व्हील व्हीकल है, इसका बैलेंस खुद करना पड़ता है, इसलिए बैलेंस नहीं होता। इसको आप कह सकते हैं सेकंड फॉर्म में कि शैतानी चरखा होता है, किसी टाइम भी आपको धोखा दे सकता है। तो उस लिहाज से मैम ट्रेनिंग को हमने इसलिए नेसेसरी किया है कि हम वो तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको सिखाते हैं। बैलेंस सबसे पहले उनको बैलेंस सिखाते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी दूसरे की गलती की वजह से भी वो गिर जाते हैं तो उनको चोट ना आए। हम उनको जो ट्रेनिंग देते हैं सेफ्टी किट्स के साथ देते हैं। अच्छा, कितनी ख़वातीन को आप अभी तक ट्रेन कर चुके हैं? मैम मोर देन 7000 जो फीमेल्स हैं वो यहाँ से पास आउट होके चली गई। अमेजिंग। अच्छा, किसी ने बहुत सारी ख़वातीन भी इस वक्त आपको देख रही होंगी, सुन रही होंगी, तो कोई अगर ये ट्रेनिंग हासिल करना चाहती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं, 15 डेज़ का प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो किस तरीके से अप्रोच किया जाए, किस तरीके से ज्वाइन कर सकती हैं? मैम हम 24 आवर्स जो हैं अवेलेबल हैं। 15 पे कॉल करके हमारे रास्ता ऐप के थ्रू वो सारी इन्फो ले सकती हैं और इसकी कोई भी टफ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी लेके हमारे पास आएँ, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो यहाँ आने का वो ये कि जो आपका डे फर्स्ट होगा उसमें हम आपकी आईडी कार्ड की कॉपी के साथ आपका लर्नर बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया, ब्रेक में भी हम जिक्र कर रहे थे कि 15 ख़वातीन का बैच होता है एक, और फिर 15 ख़वातीन को ट्रेन किया जाता है। तो जो पहले रजिस्ट्रेशन इसकी करवानी पड़ती है या कोई बहुत तवील या लंबा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता? क्योंकि अगर 15 का बैच है और ज़्यादा ख़वातीन का नंबर है तो ये किस तरह से हो रहा है, कितना वेट करना पड़ता है इसके लिए? मैम इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाता है। 15 दिन पता भी नहीं चलता और निकल जाते हैं। 15 दिन के कोर्स में हम बिल्कुल परफेक्ट इनको ट्रेनर बना के यहाँ से फिर पास आउट करते हैं और इसका कोई मुश्किल नहीं है। ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी और एक पिक्चर बस। अच्छा, हम जो ब्रेक में जिक्र कर रहे थे जैसे कि ख़वातीन अब हमें लाहौर की सड़कों पर तो बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए दिखाई देती ही हैं, लेकिन अभी भी हम उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकले कि जब ख़वातीन जा रही होती हैं तो मर्द हजरात जो उनको घूर रहे होते हैं और अपना हक समझते हैं घूरना, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैम मैं उस हवाले से यही कहूँगी और इस प्लेटफॉर्म पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी उन तमाम से कि काइंडली ये आपकी बहनें माएँ हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट होती हैं, आपके शाना पे शाना चलते हैं तो आप इनको अप्रिशिएट करें, बकअप करें, ना कि इनको घूर के इनको कंफ्यूज करें। देखिए औरत बेसिकली सिन्फ़े नाजुक है, तो अब जब मर्द हजरात इस तरह का उनको रिएक्शंस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगी कि जितनी मर्जी कंफ्यूज हो जाए, हमारी जितनी फीमेल्स हैं वो बाइक राइडिंग प्लस ड्राइविंग बहुत कॉन्शियस होके करती हैं, रिजर्व होके करती हैं। और यही वजह है कि रोड एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें जो परसेंटेज है वो मेल्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। एक मरतबा फिर से यही बात जानना चाहूँगी, ख़वातीन को हमेशा कहा जाता है, अच्छा अक्सर होता है कि लोग घूर के चले जाते हैं कि अच्छा जी आगे अगर ट्रैफिक स्टक है, गाड़ियां रुकी हुई हैं या किसी ने कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो बड़ा कॉमन जुमला हम सुनते हैं कि भाई कोई औरत चला रही होगी गाड़ी। पंजाब में बहुत ज्यादा है कि खवातीन को इतना बदनाम किया गया है कि अच्छा इनको ड्राइविंग नहीं आती है और अगर कोई गलत तरीके से जा रहा है तो यकीनन और आगे के स्पेशली देखते हैं कि अच्छा औरत चला रही है कि मर्द चला रहा है। तो कितनी शिकायत आई हैं या आती हैं आपको, अगर बाइक की भी बात की जाए, या ये सुनना पड़ता है खवातीन को? क्या एक्सपीरियंस आपने देखा इसमें या हुआ? मैम उसका यही है कि वैसे अब जो चल रहा है टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू प्रीवियस एक्सपीरियंस अब लोग कम हो गए हैं और मैं इस बात की मुझे खुशी भी है। हैबिचुअल हो गए हैं अब जरा बिल्कुल इस चीज को, अब उनकी वो इम्यूनिटी में वो इम्यून हो चुके हैं इस चीज के कि खवातीन अब नजर आएंगी हमें रूट्स। अब आप देखें यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग जो लड़कियां हैं मोस्टली वो अपनी स्कूटीज पे जा रही होती है और हर ट्रैफिक रूटीन में जा रही होती,
सिर्फ लिमिटेड लोग हैं जो कि करते हैं, उनको बॉदर करते हैं, अदरवाइज वो रूटीन में जाते हैं कि ठीक है जैसे मेल्स जा रहे हैं वैसे फीमेल्स जा रही है अपने रूटीन में। अच्छा फहमीदा जी ये भी बताएगा कि अक्सर जिस तरह गाड़ियों की बात हम करते हैं कि जिस तरह मुझे बहुत कम अवेयरनेस है गाड़ी का, कोई अगर काम हो जाए दो के होना चाहिए, समटाइम आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो भी एक दिक्कत होती है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है क्या नहीं है। तो जो ख़वातीन ट्रेनिंग लेकर आपके तरबियत यहाँ से लेकर जा रही हैं बाइक राइडिंग की, उनको आप ये भी तरबियत करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पर टायर पंचर हो गया है या बाइक ख़राब हो गई है तो फिर उसको कैसे ठीक करना है या उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इस हवाले से भी नो हाउ है ख़वातीन को? जी जी मैम, हमारा जो सिलेबस है ना सिर्फ बाइक का, वीमेन ऑन व्हील का, इसके अलावा जो हमारी ड्राइविंग सेंटर हैं जहाँ पे हम गाड़ियाँ सिखाते हैं वहाँ पे भी ये सारी टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं। पहले उनका लेक्चर होता है, उसके बाद हम उन्हें प्रैक्टिकल के लिए लेके जाते हैं। तो उसमें हम ये सारी जो माइनर चीज़ें हैं जो मतलब जनरली चलती हैं कि बाइक पंक्चर हो गई, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ गई, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो वो हर चीज़ को मैनेज करना हम सिखाते हैं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं। जितनी ख़वातीन आपने बताया कि 7000 ख़वातीन अब तक यहाँ से तरबियत ले चुकी हैं, तो ज़्यादातर जो ख़वातीन आती हैं ऑब्वियसली 15 दिन आप उनके साथ गुजारते होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, तो ज़्यादातर ख़वातीन ज़रूरत के तहत आती हैं यहाँ पे या कुछ शौक की खातिर भी आती है सीखने के लिए? नहीं मैम, मोस्टली हमारे पास शौक के साथ आती है। अब जैसे हदीका कियानी ने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है तो वो आई, वो कहती है ड्राइविंग देखें, ड्राइविंग तो फीमेल कर लेती हैं, लेकिन बाइक राइडिंग बहुत बड़ा एडवेंचर है मेरे लिए। उन्होंने पहले 70 सीसी सीखी, उसके बाद 125, तो वो बहुत खुश यहाँ से गई और वो सबको वो यही कह रही थी कि मैं सब फीमेल को कहूँगी कि इस एडवेंचर को वो ज़रूर जो है। बिल्कुल हदीका इंस्पिरेशन भी है बहुत सारी देखने वाली ख़वातीन के लिए। जब ऐसे लोग कोई इस तरह का कदम उठाते हैं तो बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हुए उनके फुटस्टेप्स को वो भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस एज ग्रुप की ख़वातीन ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं या हर यूजली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जॉब करने वाली होती हैं, बड़ी उम्र की भी ख़वातीन सेशन का हिस्सा होती हैं? मैम पहले तो हमारे पास ये था कि 25 ये आ रहा था एवरेज, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो एजेड फीमेल्स हैं वो भी आती हैं सीखने के लिए, और उनका ये होता है कि मैं अपने बच्चों को खुद स्कूल में ड्रॉप करने के लिए जाया करूँगी। उनकी ये इंस्पिरेशन होती है कि हम भी अब ये काम करें। तो अब वो एक फिक्स नहीं है हमारे पास कि जी 20 से 25 तक आ रही हैं, अब 30 के बाद वाली भी हमारे पास आ रही हैं। बहुत सारी औरतें आती हैं जो सीखती हैं और फिर बहुत खुश होकर दुआएं दे के जाती हैं। बिल्कुल क्लोजिंग मिनट्स के जानिब हम बढ़े अपने प्रोग्राम के। ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? आई एम श्योर बहुत सारे जो मर्द हजरात हमारा सेगमेंट देख रहे होंगे या देखेंगे ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई जाती हैं ना कि अच्छा अब तुम बाइक चलाओगी, अब ये रह गया था। तो उन भाइयों के लिए प्यारे जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंट होना जो है उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, और हमें किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना उसको मद्देनजर रखते हुए उनको ऑनर देना चाहिए, ना कि उनको बैक एंड पे छोड़ देना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी फीमेल्स को बाइक राइडिंग सिखाते हैं तो ये बहुत अच्छा है तमाम फीमेल्स के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर फहमी, साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।